नमस्कार फ्रेंड्स, आज के बीएससी लर्निंग प्रोग्राम में मैं जितेंद्र भैरवा, असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स एट गवर्नमेंट कॉलेज लालसोट। आज जो मैं डिस्कस करूंगा वो थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स जो बीएससी सेकेंड ईयर में यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में फर्स्ट पेपर के रूप में चलता है, उसका मैं टॉपिक ले रहा हूँ ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम। हमने फर्स्ट और सेकेंड लॉ पढ़ लिए थे, अब हम तृतीय नियम की बात करेंगे। थर्ड लॉ क्या होता है, इसको नन्स थ्योरम भी कहते हैं क्योंकि नन्स ने इसके बारे में बताया। तो जैसा कि हम इसके थोड़े बैक में जाए तो ये इसने एंट्रोपी, एब्सोल्यूट एंट्रोपी ज्ञात करने की कोशिश की और पैरामीटर्स बताया कि कब ज्ञात कर सकते हैं। तो ये जो एंट्रोपी एक्चुअल में हम थोड़ी सी एंट्रोपी को समझ लें तो एंट्रोपी क्या होती है। एंट्रोपी इज द मेजरमेंट ऑफ डिसऑर्डरनेस ऑफ द सिस्टम। सिस्टम की रैंडमनेस का मेजरमेंट होता है एंट्रोपी, अव्यवस्था का मापन। और आप जानते हैं, ये भी अपन जानते हैं कि इक्विलिब्रियम स्थिति में इसका मान सर्वाधिक होता है क्योंकि इक्विलिब्रियम पोजीशन में कोई फोर्स काम नहीं करता, इंटरएटॉमिक फोर्स अणु या परमाणुओं के बीच। तो जब काम नहीं करेगा तो इसका मतलब पार्टिकल्स या अणु परमाणु फ्री होंगे, और फ्री होंगे तो वो रैंडम मोशन करेंगे, केवल काइनेटिक थ्योरी होगी। उदाहरण ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हमारे ऊपर स्टूडेंट्स लाइफ में अपने घर वालों का कोई प्रेशर नहीं हो, मतलब किसी तरह का फोर्स काम नहीं करे, तो वो कोई फोर्स काम नहीं करेगा तो वो स्थिति साम्य अवस्था की होती है। तो अपन समझ सकते हैं एज ए स्टूडेंट नोइंगली अननोइंगली कि आपकी जो आप कौन सी गति करेंगे, रैंडम करेंगे आप, क्योंकि आप पे कोई फोर्स तो है नहीं, फ्री है। तो फ्री का मतलब यहाँ उठेंगे वहां बैठेंगे, मतलब अव्यवस्था फैलाएंगे। तो समझ गए होंगे कि एंट्रोपी साम्य अवस्था में ज्यादा क्यों होती है। और एंट्रोपी के बारे में ये भी बात साफ है कि कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग हो रही है, वर्ल्ड की एंट्रोपी लगातार बढ़ रही है। तो भाई जब लगातार बढ़ रही है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आप चेंज इन एंट्रोपी डिफाइन कर सकते हैं। ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम ने क्या बोला, उसने यही बताया कि हम चेंज इन एंट्रोपी तो ज्ञात कर सकते हैं, एब्सोल्यूट एंट्रोपी ज्ञात नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि एंट्रोपी लगातार इंक्रीज हो रही है और ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम भी यही है। तो आपने ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम ds = dq/t के रूप में देखा है, कभी ऐसा नहीं देखा होगा s = q/t, ये नहीं देखा। क्यों? क्योंकि ये तो कहता है कि आप एग्जैक्ट या एब्सोल्यूट एंट्रोपी फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो चेंज इन एंट्रोपी ही डिफाइन कर सकते हैं, ये ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम बोलता है। एब्सोल्यूट एंट्रोपी कैन नॉट बी फाउंड, नहीं मिल सकती। अब क्या किया, अब कोशिश की किसने, नन्स ने कोशिश की कि एब्सोल्यूट एंट्रोपी क्यों नहीं ज्ञात कर सकते, ज्ञात करने की कोशिश की, सारी कंडीशंस आइडियल लेने की कोशिश की। तो नन्स ट्राई टू फाइंड द एब्सोल्यूट एंट्रोपी। क्या कहा उसने कथन दिया कि परम शून्य ताप पर निकाय की सभी अभिक्रियाएं, जितने भी रिएक्शंस है किसी सिस्टम में, वो बिना किसी एंट्रोपी चेंज के घटित होने की पूरी संभावना है, ऐसा इसने कहा। लेकिन इसने कहने में एक प्रॉब्लम छोड़ दी। कौन सी प्रॉब्लम छोड़ दी? ये परम शून्यता। तो ये तो कभी मिल ही नहीं सकता परम शून्यता। अभी तक अपन इसमें चैप्टर में पढ़ेंगे प्रोडक्शन ऑफ लो टेम्परेचर्स, तो वो यूं कहता है कि अभी तक एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर प्राप्त हुआ ही नहीं है लेबोरेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। तो भैया ये तो मामला इसलिए फिट नहीं बैठ रहा है कि परम शून्य ताप पे कहा तो परम शून्य ताप लो कर ले, तो वो डिफाइनेबल नहीं है। तो लेकिन इन्होंने तो ये अपनी थ्योरी दी है कि अब आप ज्ञात कर सकते हैं। ये अलग बात है कि प्रैक्टिकली वो संभव नहीं है। खैर, फिर दूसरा कथन क्या दिया कि परम शून्य ताप पर एंट्रोपी एक यूनिवर्सल कांस्टेंट होती है, लेकिन
इस शब्द पे जोर देना कि परम शून्य ताप पर ही संभव है ये सारी चीजें। तो इसका मतलब क्या है, उसने थ्योरेटिकली चर्चा की है एब्सोल्यूट एंट्रोपी निकालने की, कोई प्रैक्टिकल अरेंजमेंट उसके पास नहीं है। सुविधा के लिए इस यूनिवर्सल कांस्टेंट को हम शून्य मान सकते हैं और मानते भी हैं। यदि इसके नन-स्टेट थ्योरम के कथन बहुत सारे हैं। प्लांक ने भी अपना कथन दिया, उसने कहा कि निकाय की कुल एंट्रोपी परम शून्यता पर शून्य ही नहीं होती बल्कि उस सिस्टम की सभी फेजेज में भी शून्य होती। जैसे सिस्टम की फेज कितनी होती है, 3 जनरली, ठोस, द्रव, गैस। तो वो कह रहा है कि ठोस, द्रव, गैस में भी वो शून्य ही होगी। लेकिन बात साफ कह दिया उसने कि ये स्थिति का अटेनेबल है, लेकिन एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर। अच्छा, फिर लेवाइस और रेंडाल ने भी अपना स्टेटमेंट दिया। उसने कहा कि वो कोई निकाय है, उसकी जो एंट्रोपी है वो पॉजिटिव और परिमित होती है, ऑलवेज पॉजिटिव और परिमित होती है। और साथ ही क्या कहा इसने, लेकिन शुद्ध क्रिस्टलीय पदार्थों के लिए, प्योर क्रिस्टलाइज मैटर के लिए निश्चित रूप से एंट्रोपी का मान शून्य होता है। क्योंकि भाई किसी की आपको एब्सोल्यूट एंट्रोपी ज्ञात करनी है तो आपको ये तो पता होना चाहिए कि वो शून्य कहां पर है। भाई एंट्रोपी का शून्य मान तो लो, तभी तो अगले फ्रेम में अपन बात कर सकते हैं। तो कुल मिला के ये बात है कि आप एब्सोल्यूट एंट्रोपी निकालने के लिए पहले तो शून्य एंट्रोपी पता हो कि शून्य एंट्रोपी क्या है। तो उसने कहा शुद्ध क्रिस्टलीय पदार्थों के लिए। अब भाई क्रिस्टल क्या होता है, क्रिस्टल इज द परफेक्ट पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन सॉलिड। तो मतलब ये इसका क्या मतलब है, पूरा कंप्लीट अरेंजमेंट होता है वो, परफेक्ट। तो अरेंजमेंट होगा तो स्वाभाविक है एंट्रोपी तो जीरो होगी, पर प्योर क्रिस्टल भी चाहिए। अब तो ये भी एक आदर्श स्थिति कह दी उसने। तो कुल मिला के फिर इसने क्या किया, इसने इसकी मैथमेटिक्स दी। तो इसकी मैथमेटिक्स क्या थी, मतलब मैथमेटिकली लिमिट T टेंड्स टू 0, मतलब एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, एस टी इज इक्वल टू 0। ये परिभाषा है, ये इनके कथन है कि ये परम शून्य ताप होना चाहिए और क्रिस्टलों में प्योर क्रिस्टल परम शून्य ताप पे हो सकता है। अब देखो परम शून्य ताप प्राप्त करना भी प्रैक्टिकली संभव नहीं हो पा रहा, और अब शुद्ध क्रिस्टल पदार्थ कहना भी एक तरह से मतलब अज्ञानता है, क्यों शुद्ध क्रिस्टल होता ही नहीं, आइडियल केस है। तो क्या लिख सकते हैं इसको, इस पे क्या होगा, और ऊष्मा गतिकी के द्वितीय नियम से क्या लिख सकते हैं, dq ओवर t। तो यहाँ ds इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, आपको पता है विशिष्ट इस नियत दाब पर विशिष्ट ऊष्मा होती है Cp। तो dq को क्या लिख सकते हैं, Cp dt अपॉन t। अरे Cp बराबर क्या होता है, dq अपॉन dt नहीं होता, इसलिए लिख दिया इसको, dq बराबर Cp dt। तो या इसका मतलब हो गया ds को क्या लिख सकते हैं भाई, T टेम्परेचर पर एंट्रोपी माइनस तो S क्या लिख सकते हैं हम, S लिख सकते हैं 0 से T Cp dt ओवर T। इसको कैसे लिख सकते हैं, इसका मतलब चेंज इन एंट्रोपी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका मतलब हो गया कि St माइनस S0 मतलब एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, और ये एंट्रोपी T टेम्परेचर पर है, 0 से T Cp dt ओवर T। तो St कितना हो गया, St इज इक्वल टू, इसको ट्रांसफर कर दो इधर, प्लस 0 से T Cp dt ओवर T। तो भैया ये कह रहा है कि आप इस उत्तर से T टेम्परेचर पर एंट्रोपी डिफाइन कर सकते हैं सिस्टम की, कौन सी, एब्सोल्यूट एंट्रोपी।
शर्त क्या डाल दी हुई है इसमें? शर्त डाल देगी आपको पहले एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर एंट्रोपी प्राप्त हो जाए। तो ये प्राप्त हो जाए तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। प्रॉब्लम किसमें आ रही है? इसमें प्रॉब्लम आ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ST इज ग्रेटर देन S0, मतलब ये ज्यादा ही होगी क्योंकि लगातार ब्रह्मांड की एंट्रोपी फैल रही है। लेकिन इसने लास्ट में ये भी कंक्लूड कर सकते हैं कि चाहे कितनी आदर्श प्रक्रियाओं से गुजर ले भैया, लेकिन आप क्या नहीं निकाल सकते, परम शून्यता प्राप्त करना असंभव है। इस एंट्रोपी को ज्ञात करना असंभव है। केवल अनंत स्पर्शी हो सकती है, असिम्प्टोटिकली अटेनेबल है। तो इसीलिए खैर वो तो प्रैक्टिकल व्यवस्था है, लेकिन थ्योरेटिकली आप इस फॉर्मूले से एंट्रोपी सिस्टम की ज्ञात कर सकते हैं और उसको उष्मागतिकी का तृतीय नियम भी कहते हैं। तो आई होप कि आप बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे और आगे थर्मोडायनेमिक्स समझने में बहुत बहुत हेल्प करेगा। थैंक यू वेरी मच।